नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारतीयों के लिए पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट पर। मतलब पैसे को कैसे संभाला जाए। जी, एक बहुत ही ज़रूरी विषय है आजकल। हाँ, और हमारे पास एक गाइड भी है, भारतीयों के लिए व्यक्तिगत वित्त मार्गदर्शिका। इसमें एक्सपर्ट्स की, कामयाब लोगों की सलाह है। बिल्कुल। तो कोशिश यही है कि हम समझें ये बजट, बचत, निवेश, बीमा, इन सब उसूलों को, वो भी इंडिया के हिसाब से। सही। तो सबसे पहले आता है बजट और बचत। ये जानना कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ये तो बेसिक है, पर बहुत ज़रूरी है। हाँ, और गाइड कहती है कम से कम 10% बचाओ। पर एक जगह ये भी है कि करियर की शुरुआत में 60 से 80%। हाँ, ये काफ़ी एग्रेसिव है। ये कैसे? मतलब राकेश झुनझुनवाला का वो सिद्धांत है ना, आमदनी माइनस बचत बराबर खर्चा। हाँ, पहले बचाओ फिर खर्चो। ये सोच बदलने वाली बात है। बिल्कुल। ज़्यादातर लोग तो पहले खर्च करते हैं, फिर देखते हैं क्या बचा। 60-80% शायद सबके लिए ना हो, पर जल्दी और ज़्यादा बचत का आइडिया तो सॉलिड है। हाँ, खासकर जब जिम्मेदारियां कम हो शुरू में। और खर्च ट्रैक करने के लिए ऐप्स भी हैं आजकल, जैसे वो फिनाट है, कुछ फ्री वाले भी हैं। अच्छा, बस प्राइवेसी का ध्यान रखना होगा फ्री वालों में शायद। हाँ, वो एक चिंता रहती है। खैर, बचत के बाद अगली अहम चीज़। इमरजेंसी फंड। बिल्कुल, इमरजेंसी फंड। मतलब अचानक कोई ज़रूरत आ जाए, नौकरी चली जाए, मेडिकल खर्चा आ जाए, उसके लिए पैसा। कितना होना चाहिए ये फंड? कम से कम 6 महीने के खर्चे, बेहतर है 12 महीने का टारगेट रखें। मतलब अगर महीने का खर्चा मान लीजिए 50,000 है, तो 3 से 6 लाख। हाँ, मोटा मोटा उतना। और इसे रखना कहाँ है? शेयर बाजार में लगा दें। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे कम रिस्क वाली, आसानी से मिलने वाली जगह पर रखना है, जैसे एफडी या आरडी। लिक्विड फंड भी देख सकते हैं। ठीक है, मतलब सेफ जगह पर। हाँ, सेफ और जरूरत पड़ने पर जल्दी मिल जाए। ओके, इमरजेंसी फंड हो गया, बचत शुरू हो गई। अब पैसे को बढ़ाना है, यहाँ निवेश का रोल आता है ना। एग्जैक्टली। सिर्फ बैंक में रखने से पैसा बढ़ेगा नहीं, बल्कि महंगाई उसे कम कर देगी। हाँ, ये महंगाई तो खा जाती है पैसे की वैल्यू। इसीलिए निवेश जरूरी है। और जरूरी है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मतलब सारा पैसा एक जगह नहीं लगाना। कुछ इक्विटी में, जैसे स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड, कुछ डेट में, जैसे बॉन्ड या एफडी, और कुछ कैश भी। अच्छा, और ये लंबे समय के लिए सोचना चाहिए। हाँ बिल्कुल। इक्विटी में खासकर 10-15 साल का नजरिया रखना चाहिए, तभी कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। हाँ, वो जो कहते हैं पैसा पैसे को खींचता है। वही। और टैक्स बचाने वाले निवेश भी हैं। जैसे पीपीएफ है, सरकार की स्कीम है सुरक्षित। एनपीएस है, रिटायरमेंट के लिए। और ईएलएसएस यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये म्यूचुअल फंड होते हैं ना, एटीसी में टैक्स बचता है। हाँ, इसमें 1.5 लाख तक की छूट मिलती है एटीसी में। 3 साल का लॉक इन होता है इसमें। पर इसमें रिटर्न भी शायद पीपीएफ से ज्यादा मिल सकता है। संभावना है, क्योंकि ये इक्विटी में निवेश करता है, पर रिस्क भी ज्यादा है पीपीएफ से। और एसआईपी आजकल बहुत सुनते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हाँ, एसआईपी तो बहुत अच्छा तरीका है। हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश 500 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं। ये तो काफी आसान बना देता है निवेश को। बिल्कुल। उदय कोटक की भी सलाह है कि अगर डिविडेंड वगैरह चाहिए तो सीधे स्टॉक्स देखो, नहीं तो आम निवेशक के लिए म्यूचुअल फंड सही है, रिस्क बढ़ जाता है। सही है। अब निवेश के साथ कर्ज का क्या करें, खासकर क्रेडिट कार्ड वाले? हाँ, कर्ज मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। सबसे पहले जो हाई इंटरेस्ट कर्ज हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड का बिल, उस पे तो ब्याज बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा, 36% सालाना या उससे भी ऊपर, तो उसे सबसे पहले चुकाओ। सिर्फ मिनिमम पेमेंट करने से बचें। और फालतू के लोन, पर्सनल लोन वगैरह, उनसे तो बचना ही चाहिए। हाँ, एजुकेशन लोन लिया है तो उसका ब्याज एटीई में डिडक्ट हो जाता है टैक्स में, वो ठीक है। ओके। और बीमा, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस? बहुत जरूरी। लोग अक्सर इसे टालते हैं, पर यह सुरक्षा कवच है। रतन टाटा भी कहते हैं, इमरजेंसी फंड और हेल्थ इंश्योरेंस सबसे पहले। कितना कवर होना चाहिए लाइफ इंश्योरेंस? एक थंब रूल है कि सालाना आमदनी का कम से कम 10 गुना। मतलब 10 लाख कमाते हैं तो 1 करोड़ का टर्म प्लान। हाँ, कम से कम। आपकी देनदारियां, डिपेंडेंस देखकर ये ज्यादा भी हो सकता है। और हेल्थ इंश्योरेंस? वो भी जरूरी है। कम से कम 10 लाख का कवर तो होना ही चाहिए आजकल, क्योंकि इलाज बहुत महंगा है। और ये सिर्फ बड़ों के लिए नहीं, युवाओं के लिए भी उतना ही जरूरी है। अच्छा, अब रिटायरमेंट की बात। कब शुरू करें प्लानिंग? जितनी जल्दी हो सके। वही कंपाउंडिंग वाली बात। जल्दी शुरू करेंगे तो कम पैसे से भी बड़ा फंड बन सकता है। जैसे वो उदाहरण था, करीब 2,900 रुपीज महीना, 30 साल तक,
12% रिटर्न पर 1 करोड़ बना सकता है। हाँ, ये ताकत है कंपाउंडिंग की। तो SIP या रिटायरमेंट वाले म्यूचुअल फंड अच्छे हैं। NPS भी एक ऑप्शन है। और टैक्स प्लानिंग में? ATC, ATD, ATE इनका ध्यान रखना है। बिल्कुल, इन सेक्शंस के तहत जो भी छूट मिलती है उसका फायदा उठाना चाहिए। ELSS टैक्स भी बचाता है और इक्विटी ग्रोथ भी देता है। और ये सब करके बस भूल जाएं? नहीं, रेगुलर रिव्यू बहुत जरूरी है। हर 6 महीने या साल भर में अपनी नेटवर्थ देखो। आनंद महिंद्रा का सुझाव है ये। नेटवर्थ यानी एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। हाँ, और अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करो। मतलब मार्केट के उतार चढ़ाव से अगर इक्विटी ज्यादा बढ़ गया है या कम हो गया है, तो उसे वापस अपने तय अनुपात में लाओ। और अजीम प्रेम जी की सलाह, बड़े लक्ष्य रखो। 1 करोड़ का सोच रहे हो तो 10 करोड़ का टारगेट बनाओ। हाँ, वो मोटिवेशन देता है। और हाँ, एस्टेट प्लानिंग भी, वसीयत बनाना, नॉमिनी अपडेट रखना, ये सब भी जरूरी है। बिल्कुल। आखिर में भारत में परिवार का भी बहुत रोल होता है, माता पिता, बच्चे। हाँ, तो बजट बनाते समय इन जिम्मेदारियों का ध्यान रखना पड़ता है। और निवेश ऐसे चुनने चाहिए जो महंगाई से ज्यादा रिटर्न दे। सिर्फ सोना नहीं, रियल एस्टेट, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, इनमें भी देखना चाहिए। सही है। तो ये गाइड एक अच्छा फ्रेमवर्क तो देती है, पर एक सवाल मन में आता है। भारत जैसे देश में जहां सामाजिक पारिवारिक उम्मीदें बदलती रहती हैं, इतनी प्लानिंग पर टिके रहने के लिए दिमागी तौर पर कितना मजबूत और फ्लेक्सिबल होना पड़ता होगा, है ना? हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। अनुशासन और अनुकूलनशीलता दोनों ही चाहिए।